बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कहने का मतलब ये है कि जब मैं दूसरों में बुराई खोजने निकला ना, तो मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने खुद को दिखा तो सारी दुनिया की बुराई मुझ में ही दिखी। मतलब कि हम अगर दूसरों में बुराई खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो अपने अंदर की बुराई को भूल जाते हैं और बुराई हमारे ही अंदर होती है। हेलो हाय, सफलता भी तपड़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ नया जानेंगे और वो नया जानेंगे ये महिला कल्याण। महिला कल्याण मतलब वेलफेयर ऑफ वुमेन। वेलफेयर ऑफ वुमेन में क्या क्या महिलाओं के लिए आया है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग को कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नॉलेज में है। देखिए, होम साइंस का मतलब ही है गृह विज्ञान, और गृह विज्ञान का मतलब वो नहीं है कि आपने सॉस कैसे बनाया, आपने रोटी कैसे बनाई, अपने चावल कैसे बनाए, ब्राउन राइस बनाया कि वाइट राइस बनाया कि क्या बनाया, यही गृह विज्ञान का मतलब नहीं होता। आपने कभी भी ये बैठ के सोचा नहीं होगा कि गृह विज्ञान में इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं। बेसिकली अगर किसी से पूछ लिया जाए तो बोलते हैं कि गृह विज्ञान में इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं अगर, तो मुझे जो है खाने में क्या देना है ये भी जानकारी होनी चाहिए, और मुझे फर्स्ट एड क्या करना है भी जानकारी होनी चाहिए। सत्य है, ये सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें प्रसार शिक्षा इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि आपको समाज के बारे में जानकारी मिले। प्रसार शिक्षा इसीलिए पढ़ाई जाती है, आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी मिले। प्रसार शिक्षा इसलिए पढ़ाई जाती है। आपको जो मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वो मैनेजमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट में खाते कौन से होते हैं, आपके पति ने, आपके पिता ने, आपके भाई ने कौन कौन से खाते बना रखे हैं, वो खाते कितने उपयोगी हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ जानकारी ही नहीं है, जानकारी खुद को जागरूक करना भी होम साइंस का विषय है। और महिला कल्याण जो हम लोग के प्रसार शिक्षा में एक जो है एक बृहद रूप है, बहुत बड़ा रूप है, वो भी महिला कल्याण के बारे में है। और महिला हम और आप हैं, उसके बारे में जानना अनिवार्य है। और फिर हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं महिला कल्याण से कि बाल विवाह अधिनियम कब आया, जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया, उसको संशोधित कब किया गया, तमाम चीज़ें ऐसी बनती हैं और कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार तरीका आपको बताती हूँ क्या तरीका करना है। आपको सारे डेट्स लिखने हैं, पिक्चर खींचनी है, वॉलपेपर पे लगाना है और उसको दिन रात आपको जितने बार टाइम मिले देखते रहना है और पढ़ते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। महिला कल्याण यानी कि वेलफेयर ऑफ वुमेन। वेलफेयर ऑफ वुमेन का आपको आज हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, यानी कि श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश करें। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधारने हेतु बहुत सारे प्रयत्न किए गए। उन्होंने 1828 में एक समाज की स्थापना की, जिस समाज का क्या नाम था? ब्रह्म समाज नाम था। क्या नाम था? ब्रह्म समाज। कब किया गया था? 1828 में। कब? 1828 में स्थापना की गई थी। कब? 1828 में। 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने जो है प्रयत्न किया कि जो है ब्रह्म समाज की स्थापना में महिलाओं के साथ जो जोर जबरदस्ती वाली क्रियाएं हो रही हैं वो ना हो। अब 1829 में सती प्रथा कानून को जो है सती प्रथा कानून लागू कराया गया। उससे क्या होता था कि जो महिलाओं को सती किया जाता था, यानी कि जला दिया जाता था, उनकी रोकथाम। क्या हुआ इसमें? एक बार क्या हुआ कि इन्होंने देखा, अंग्रेजी समय था उस समय, इन्होंने देखा कि किसी का पति मर गया था और पति उम्रदार था और महिला बहुत कम उम्र की थी। उसको ज़बरदस्ती जो है आग पर बैठाकर उसको बांध दिया गया और उसके बाद आग लगाई गई। और वो महिला इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मर रही थी और उसने बोला कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जलना नहीं है। तब इनको ये फील हुआ कि सती प्रथा एक्चुअली में प्रताड़ित करने की एक प्रथा है भाई। एक तो
एक उसका पति मर गया है, वो ऑलरेडी जो है बहुत दुखी है, उसके बाद उसको और तकलीफ पहुंचाना जलाकर, मतलब कि हिंदू समाज में अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि जो जल के मर जाता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। हिंदू समाज में बोलते हैं जो मर जाता है वो जल के मर जाता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। मुस्लिम समाज में भी बोला जाता है कि जिन्न और ऐसी कुछ स्थितियाँ आती है। यीशु मसीह यानी कि जो है आपकी क्रिश्चियन वर्ल्ड में चला जाता है तो उसमें बोलते हैं कि वो लोग भी क्या, वो लोग भी आपके भूत प्रेत की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आ जाती। अब उस महिला की इनको तकलीफ देखी नहीं गई तो इन्होंने सोचा कि इस प्रथा को बंद करवाना चाहिए। और अगर एक्चुअल में बताया जाए तो सब लोग कहते हैं ना महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही होती हैं। जब ये आया था कानून, इसमें महिलाओं ने बड़ा विरोध किया था। और कौन सी महिलाओं ने विरोध किया था? जो महिलाएं बुजुर्ग थीं जिसके पति जिंदा थे, जिसके पति जिंदा थे उन्होंने ही इसका जो है अवहेलना की थी। नहीं तो हर कोई इससे डरता। भाई आप रोटी बनाते समय भाप लग जाती है तो कितना जलन होती है। और किसी महिला को सीधे और सीधे बांध कर चिता पर बैठा दिया जाए और बोल दिया जाए कि तुमको पति के साथ अपने मर जाना है। अरे वो तो मर चुकी है आधे से ज़्यादा, अब उसको जो है आप और तकलीफ देकर मार रहे हो, ये कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने देखा तो इनको बड़ा तकलीफ हुआ और इन्होंने ये तय किया कि अब सती प्रथा को बंद करवाना है। और इन्होंने अपना जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया और इन्होंने 1829 में सती प्रथा कानून को लाया जिसके द्वारा ये बंद की गई। साथ ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने का जो है प्रयास किया। विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने का क्या किया? प्रयास किया। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है, यहाँ पर होगा प्रयास किया। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि पुनर्विवाह दोबारा होने का, भाई विधवा हो गया, मान लो कोई लड़की 21 साल में हो गई थी, कोई 18 साल में, उस समय तो बाल विवाह का भी प्रथा था। तो अब उस लड़की का जीवन भर तो अकेले बीत नहीं सकता था। तो इन्होंने कहा भाई विधवा पुनर्विवाह का भी, पहले के ज़माने में क्या था ना कि कोई महिला विधवा हो जाती थी। फिलहाल आज भी ऐसा है कि कोई महिला अगर विधवा हो जाती है और वो चूड़ी पहन के निकलती है, चूड़ी पहन के निकल जाए, वो अगर मेहंदी लगा ले, अगर वो बाल कलर कर ले, अगर वो ढंग की साड़ी या सूट या जो उसका मतलब रिजनेबल है, जो लहंगा चुन्नी कुछ भी वो पहन ले, तो आज भी लोग उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं। कहने का मतलब बहुत ही इस निगाह से देखते हैं कि हाय इसका तो पति मर गया और ये कितना सज संवर के निकल रही। जबकि उसको ये नहीं समझते हैं कि भाई पति तो मर गया, वो तो उसको है ही, दुख है, क्या करे। वो पूरे शरीर पे जो है लिख कर तो लपेट के चल नहीं सकती ना कि एक साड़ी बनवा ले वाइट कलर की और उस पर ब्लैक कलर से लिखवा ले मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, और उसको लपेट के घूमे। उसको अपना जीवन भी चलाना है, वो कार्य क्षेत्र में अपने जा रही है, अपनी सर्विस पे नौकरी पर जहाँ भी जा रही है वहाँ उसको मुस्कुरा कर भी दिखाना पड़ेगा, वहाँ उसको जो है ज़ोर शोर से काम भी करना पड़ेगा। तो विधवा पुनर्विवाह का जो है नियम लाया गया और जो बहुत सही नियम था, जो है विवाह का नियम लाया गया। भाई विवाह जब होगा तभी स्त्री आगे बढ़ पाएगी। उस जीवन को छोड़ के, जो जीवन उसके ऊपर एक संकट की तरह से गिरा, उस संकट को छोड़ के वो नए जीवन में जा पाएगी। इसके बाद में क्या हुआ कि बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने। अब बाल विवाह क्या था? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे विवाह हो जाते थे। 3 साल पे विवाह हो जाता था, वो जाके 12 साल के बाद गौना जाता था। 4 साल पे विवाह, 5 साल पे विवाह हो जाता था, वो जाके 11 साल पे गौना जाता था। वो क्या था कि लड़की का विवाह, भाई लड़की का विवाह तो हो जाता था, लेकिन कई बार ऐसा था कि जिस लड़के से विवाह हुआ वो आगे चल के कुछ नहीं करता, वो व्यसन में, जो गलत व्यसन में, मतलब कि शराब, सिगरेट, दारू, इन सब में पड़ गया, वो तो ज़िंदगी बेकार हो गई लड़के की। अब वो लड़की भी जाके ज़िंदगी भर भोगेगी, वहाँ पर परेशान होगी। तो क्या हुआ, बाल विवाह का रोकथाम के लिए उपाय किया जाने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने का प्रयास किया। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने का क्या किया? प्रयास किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव की आवश्यकता थी, बाल विवाह में बदलाव की आवश्यकता थी। आगे देखते हैं क्या है।
ठीक है, वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने का क्या किया, प्रयास किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के दृश्य सदृश्य काफ़ी प्रयास किया। दृश्य नहीं, यहाँ पर सादृश्य लिख लीजिएगा। सादृश्य काफ़ी प्रयास किया। वो चाहते थे कि स्त्री शिक्षित हो, स्त्री जो है बाल विवाह को रोकने का जो है इसमें वो हो कि स्त्रियों का बाल विवाह ना हो, पर्दा प्रथा, घूंघट निकालने वाली जो देखो आज भी है, घूंघट निकालने की प्रथा है, ठीक है, किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक गलत है, लेकिन ऐसी पर्दा प्रथा ना हो जाए कि जो है सामने क्या हो रहा हो बिल्कुल स्त्री उससे अनजान हो, वो पर्दा प्रथा। ये पर्दा प्रथा कहने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल पति के सामने एक शब्द ना बोल पाए। पहले का ज़माना ऐसा था कि पति कितनी भी गंदी आदतों से जुड़ा रहता था, पत्नी बोल नहीं पाती थी, घूंघट में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन इसको क्या बदलाव, इन्होंने बदलाव करने का मतलब इनके नहीं था कि वो जो है बिल्कुल से उर्फी जावेद बन के घूमे, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था कि स्त्री बढ़िया कपड़ा पहने, सब कुछ पहने, आँखों में उसके पर्दा हो, उसके इतना बड़ा 2 हाथ का घूंघट ना वो निकाल ले कि उसको कुछ दिखे ही नहीं, वो बोल नहीं पाए। तो वो पर्दा प्रथा उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की और इस पे जो है उन्होंने काम किया, ठीक है। तो केशव चंद्र, एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज करूंगी क्योंकि ये लाइन खींच उठी है। तो केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से सन 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। केशव चंद्र सेन के जो है उससे जो है प्रयत्नों से, केशव चंद्र नाम को याद रखेंगे और किसको याद रखेंगे, और सन को याद रखेंगे। तो केशव चंद्र सेन के जो है उससे प्रयत्नों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा विवाह जो विधवा क्या कहते हैं बाल विवाह प्रथा, ये बहुत सारी चीज़ों का नियम बने। किसके अंतर्गत, जो है केशव चंद्र के प्रयत्नों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जो विवाह अधिनियम पारित हुए, जिसके द्वारा विधवाओं का दोबारा विवाह, अंतरजातीय विवाह मतलब कि जो अपनी जात को छोड़ के दूसरी जात में विवाह को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा एक विवाह प्रथा को अनिवार्य दिया गया। एक विवाह प्रथा मतलब एक विवाह के लिए, ये नहीं एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता है। अगर उसको 2 विवाह करना है तो पहली पत्नी को वो तलाक दे और तब दूसरी पत्नी से विवाह करे। अन्यथा अगर वो दूसरी औरत से विवाह कर लेता है तो जो पहली पत्नी है वो अपने सारे साक्ष्य लेकर कोर्ट में जाकर ये उसके ऊपर जो है क्लेम कर सकती है कि देखिए मैं इसकी पहली पत्नी हूँ, इसने मुझसे इस सन में विवाह किया था और अब इसने दूसरा विवाह कर लिया है। तो उस पर कोर्ट क्या करेगी, पति पर कार्रवाई करेगी, उस विवाह को अवैध घोषित कर देगी जो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी से विवाह किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बताए किस चीज़ के, ये मैंने आपको महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास की गई, इसका थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया क्योंकि इसके अंतर्गत ही वेलफेयर ऑफ वुमेन का जो है कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। इसको मैं दूसरे वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी। करीब 1.4 तो मैंने 1/4 कर ही दिया, ठीक है। तो इसको मैंने ये आपको समझा दिया। समझाने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, अपने जो हम लोग का महिला कल्याण वेलफेयर को हम लोग ने शुरू किया था, यानी कि वुमेन वेलफेयर ऑफ वुमेन शुरू किया था, उसको हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। महिलाओं की स्थिति अध्ययन करने और उसमें सुधार करने हेतु सन 1971 में एक कमेटी गठित की गई, ठीक है। कहने का मतलब कि जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, उनकी स्थिति क्या थी उसको समझने। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अंग्रेज आए भारत में बहुत गलत हुआ। सोने की चिड़िया थी, इसको मिट्टी की चिड़िया बना दिए। सोने की चिड़िया मतलब ये था कि सोने की चिड़िया उड़ती नहीं थी, मतलब ये था कि हरियाली थी, बहुत सारे अनाज वगैरह उगते थे, बाहर की सभ्यता नहीं थी, सब अपनी सभ्यता थी, सही बात है। लेकिन
कभी आप बैठकर सोचिए तो आप ये सोचेंगे कि जहाँ महिलाएं एक धोती पहन के वही ढक लेती थी, वही पहन लेती थी, जहाँ महिलाएं पैड्स का उपयोग नहीं करती थी, मतलब कि पैड को तो छोड़ दो, वो कपड़े का भी यूज़ नहीं करती थी पीरियड के दौरान, वो उसी साड़ियों को ही अपने पहन के लपेट के रखती थी और वो गंदी साड़ियों को, गंदे कपड़ों को यूज़ करती थी। बच्चों को नहीं पढ़ा सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पति से अपने पूछ नहीं सकती थी कि आपके पास 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 रुपए हैं, आपने क्या किए, घर में ये चीज़ें नहीं है। आज अगर अंग्रेज ना आए होते तो क्या महिलाओं को इतना सब कुछ मिलता? नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेज गलत थे, 80% अंग्रेज गलत थे, लेकिन 20% उनके आने से लाभ ये हो गया कि महिलाओं में कुछ चीज़ें, रहन सहन के स्तर पता चल गए। वो पतियों से अपने जवाब सवाल करके ये पूछने लग गई कि भाई मैं क्या करूं इस परिवार में, मैं मदद कर सकती हूँ, शारीरिक और आर्थिक आप करते हैं, तो आपने 10,000, 15,000, 20,000 लाख रुपए कमाए हैं, तो वो रुपए गए कहाँ? घर की स्थिति इस हिसाब से है। इस दिशा में आकर अंग्रेजों ने हमको खड़ा कर दिया लाकर कि मैं सवाल कर सकती हूँ अपने हस्बैंड से, अपने फादर इन लॉ से, अपने मदर इन लॉ से, अपने सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने ब्रदर इन लॉ से, मतलब हर रिश्ते से, देवर भाभी, जितने भी रिश्ते आपके ससुर सास के हो, सबसे पता कर सकते हैं। तो जो है 1971 में एक कमेटी गठित की गई। 1971 में भारत आज़ाद हो चुका था, ठीक है। 1971 में भारत आज़ाद हो चुका था, जिसके बाबा ससुर होंगे उनको पता होगा, क्योंकि हम लोग के ससुर ससुर जी जो है 1971 के पहले ही के जन्म है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने के लिए अब अंग्रेज जब आए थे उस समय बहुत सी चीज़ें 1829 में जो है अपना दयानंद सरस्वती जी द्वारा, और जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके 1829 में सती प्रथा कानून वगैरह को बदलाव आया, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते गए। अब उनको पता चला कि चलो ठीक है, सती प्रथा ख़त्म हो गया और बाल विवाह जो है वो चीज़ें जो थी वो उसको रोक कर, मतलब रोकथाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन विधवा पुनर्विवाह किया गया। लेकिन मुख्यतः क्या क्या किया गया, करना क्या चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। अब उसको परिवर्तित करने के लिए सरकार हमारी क्या करने लगी, कोशिश करने लगी। नींव तो पहले पड़ गई थी, जैसे आधार कार्ड बनाना तो था, आधार कार्ड तो बनाना जो है कांग्रेस सरकार ही चाहती थी, लेकिन वो उस बेस पर काम नहीं कर पा रही थी, और मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार आई तो उसने फटाफट से काम कर दिया, ठीक है। तो श्रेय कौन ले लिया? श्रेय क्या मतलब, फिलहाल यही हो गया कि मोदी सरकार के द्वारा ये सब हो गया, आधार कार्ड की व्यवस्था। उसी तरह से जो है शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन इसको क्या करना था, इसको लय में लाने की जो प्रोसीजर थी वो बाद में शुरू की गई। कब? 1971 के बाद ये सारे प्रोसीजर शुरू किए गए। अब सुनते हैं कि करके प्रोसीजर क्या थे। इसने सन 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई चल रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए गए। पंचवर्षीय योजना चलती है, हर 5 वर्ष पे एक योजना आती है, उस पूरे 5 वर्ष की योजनाएं तय की जाती हैं। तो सन 1971 में कमेटी गठित की गई। सन 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो है 5 साल 71, 72, 73, 74 और 75 ये काम किए, और 75 में एक रिपोर्ट गठित किए, और उस सिफारिशों पर जो है कार्रवाई चल रही है कि पंचवर्षीय योजनाओं में महिला कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए गए। ये उनके रिपोर्ट में आया और उन्होंने दिखाया। क्या क्या दिखाया? पहला, प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सन 1958 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। कब? सन 1958 में। सन 1958 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। प्रौढ़ महिलाएं मतलब जैसे 30 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसी महिलाओं के लिए क्या किया गया कि उनके लिए समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, ताकि
वो महिलाएं कुछ व्यवसाय कर सके, कुटीर उद्योग कर सके और छोटे मोटे काम कर सके, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। ठीक है, कब? सन 1958 में। नेक्स्ट क्या है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष की आयु समूह की उन महिलाओं को जन्म के, जिन्होंने, यहाँ पर जिन्होंने होगा, यहाँ पर जन्म लिखा, जिन्होंने कुछ मैं लिख देती हूँ, जिन्होंने, ठीक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कुछ स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें माध्यमिक हाई स्कूल या इसके सीमांत परीक्षा के लिए 2 वर्ष में तैयार किया गया। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें, देखिए ध्यान से, कि 18 से 30 वर्ष की आयु समूह में उन महिलाओं को, ठीक है, जिन्होंने कुछ स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली, जिसने 5 प्राप्त कर लिया, जिसने 8 पढ़ लिया, तो उन्हें माध्यमिक हाई स्कूल, यानी कि माध्यमिक हाई स्कूल मतलब 8वीं या इसके सीमांत परीक्षा के लिए 8वीं स्कूल या इसके समकक्ष, सीमांत मतलब समकक्ष मतलब बराबरी की सीमांत परीक्षा के लिए 2 वर्ष में तैयार किया गया। पहले 1971 से 75 तक यही योजना को देखा गया और तय किया गया कि 18 से 30 वर्ष की आयु समूह की जो महिलाएं कुछ पढ़ी हैं, जैसे लिखना उनको आता है, दस्तखत कर लेती हैं, वो पढ़ सकती हैं, 5 तक पढ़ी हैं, 8 तक पढ़ी हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहें, माध्यमिक हाई स्कूल, यानी कि 8 या 10 की सीमांत परीक्षा या वो पढ़ाई या उसके बराबर की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता था, ताकि वो कुछ इसके तरह से काम कर सके जो उनके जो है लिखने पढ़ने योग्य हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सन 1975 से 75 और 76 से उस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण जोड़ दिया गया। सन 1975-76 से उस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण जोड़ दिया गया, जिस योजना में क्या था कि महिलाएं थोड़ा सा पढ़ी लिखी हों, थोड़ा सा समझदार हों। ठीक है, क्या था कि जो है सन 1975-76 में जो है, जब वो क्या किया गया कि महिलाएं कुछ पढ़ी हैं, उनको कुछ और थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाएगा, तो उस जो है योजना में क्या किया, प्रशिक्षण को जोड़ दिया गया, ताकि वो महिलाएं लिखती पढ़ती हैं ही, लिख पढ़ सकते ही हैं, अब वो कुछ व्यवसाय भी कर सके। डेट्स को याद रखते हुए चलिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, कि इन पाठ्यक्रमों की धनराशि जो दी गई, वो क्या, कौन सी धनराशि थी, 1,66,000 महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। जो इसमें धनराशि दी गई इन पाठ्यक्रमों के, जो आपके महिलाओं के लिए, प्रौढ़ महिलाओं के लिए जो इसमें जो है वो किया गया था, पाठ्यक्रम तय किया गया था, उसमें क्या हुआ, 1,66,000 महिलाओं ने लाभ उठाया। अब योजना के प्रारंभ में 1981 में, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में कलर चेंज करूंगी, 1981 में क्या हुआ था, एक बोर्ड तैयार किया गया था। 1981 तक बोर्ड मैंने अभी आपको बताया, कौन सा बोर्ड, प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जो बोर्ड था, उसने क्या किया, उसने 7,500 पाठ्यक्रम बनाए। 7,500 क्या बनाए, पाठ्यक्रम बनाए 7,500। अब पाठ्यक्रम जो 7,500 बनाए, उनमें जो धनराशि दी गई, उससे 1 लाख, जो इतने पाठ्यक्रम थे और उससे धनराशि थी, उससे कितने लोगों ने, 1,66,000 महिलाओं ने लाभ उठाए। ठीक है, 1,66,000 महिलाओं ने लाभ उठाए। उसके बाद में क्या था कि प्रौढ़ महिलाओं की क्रियात्मक साक्षरता, सर 1975-76 से 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्रियात्मक मतलब करने वाला कार्यक्रम, क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाला कार्यक्रम। प्रौढ़ महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता, कार्य करने वाली साक्षरता, सन 1975 और 76 से 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं के लिए ये
ये प्रारंभ किया गया, साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत 300 समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत 300 समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना जो क्या है वो काम करी जा रही, क्रियान्वित कर रही है, जिसमें महिलाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन तथा पोषक तत्व, गृह प्रबंधन, शिशु देखरेख, स्कूल शिक्षा, व्यवसायिक योग्यता के संबंध में प्रशिक्षित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। किसमें कि जो वर्ष 1975-76 से 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्रियात्मक साक्षरता मतलब कि ये कार्य करेंगी, ये पढ़ने वाली नहीं, कार्य करने वाली क्रियात्मक साक्षरता है। इस योजना के अंतर्गत 300 समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन तथा पोषक तत्व, गृह प्रबंधन, शिशु देखरेख, स्कूल शिक्षा तथा व्यावसायिक योग्यता के संबंध में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक मतलब होती है कि इनको इनके गांव में जाकर या इनको जहाँ भी ये जा सके, जहाँ इनको सुविधा हो वहाँ शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। औपचारिक मतलब होता है कि इनकी एक टाइमिंग बता दी जाए, इनको एक बढ़िया लिस्ट मिले, इनको बढ़िया मार्कशीट मिले, इनको सब कुछ इनकी जो है टाइमिंग हो और ड्रेस वगैरह हो, सब कुछ वो औपचारिक शिक्षा हो। अनौपचारिक शिक्षा मतलब हो गई कि ये जो है अपना व्यवहारिक ज्ञान ले रही है और उसको समझ बूझ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आ गया। नेक्स्ट आ गया कि अनौपचारिक शिक्षा हम लोगों ने देखा। अब कानूनी प्रावधान सन 1976, कानूनी प्रावधान 1976 में क्या आया, समान वेतन अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। हुआ ये कि 1976 से पहले पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था, महिलाओं को कम मिलता था। बहुत सी महिलाओं ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया। आंदोलन क्या किया कि भाई वो अगर 10 to 4 या 10 to 5 काम कर रहे तो मैं भी 10 to 5 काम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं घर पे भी जाके काम कर रही हूँ। पुरुष क्या है, पुरुष नौकरी करने जाता है तो वो सुबह अपना यहाँ घर से नाश्ता पानी खाना पानी खा के गया और नौकरी किया, नौकरी करके आया तो थका हारा आया और वो बिस्तर पे पड़ गया। आज के ज़माने में मोबाइल चलाने लग गया। तब के ज़माने में अपना आग बाग जला लेते थे सर्दियों में, और गर्मियों में अपना हवा में बाहर बैठ जाते थे, पंचायत करते थे 4-6 पुरुष वगैरह को मिलाकर बुलाकर। तो महिलाओं ने कहा कि भाई जो है क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग सवेरे खाना बनाकर और इसके बाद आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काम वगैरह करने के बाद में और इसके बाद घर पे जाते हैं तो हम लोग बैठ के जो है मोबाइल चलाकर या 4 महिलाओं को बटोर कर इकट्ठा कर कर हम लोग जो है सिर्फ जो है वार्तालाप या गॉसिप नहीं करते, हम लोग वहाँ भी जाकर काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, खाना पीना बनाते। तो मेरे साथ ये अत्याचार क्यों, मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों, ऊंच नीच कम ज़्यादा के व्यवहार क्यों समकक्षता नहीं है। आंदोलन चलाया गया। तो 1976 में सरकार ये समझी कि हाँ सही बात है भाई, महिलाएं और पुरुष काम महिलाएं बराबर कर रही हैं, जितना ऑफिस में काम मर्द कर रहा है उतना महिला भी कर रही है। तो फिर जब दोनों व्यक्ति महिला पुरुष काम बराबर करें तो इनको वेतन, इनको पैसा, इनको तनख्वाह भी क्यों बराबर न दी जाए। तो 1976 से महिलाओं को समान वेतन का क्या हो गया, प्राविधान हो गया। आज अगर आप 2023 में नौकरी पा जाती हैं और 2023 में आपके कोई पड़ोसी नौकरी पुरुष पाता है, लड़का पाता है, तो दोनों का वेतन आपको क्या होगा, समकक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पाएगा वो कम पाएगा। हाँ, आज के समय में अभी भी गांव देहात में मजदूरी होती है, शहर में भी मजदूरी होती है। तो अगर कोई महिला मजदूरी करने आती है तो अगर पुरुष 400 रुपये लेता है तो महिलाओं को लोग 300 रुपये देते हैं। फिर भी जबकि महिलाएं कम कार्य नहीं करती, महिलाएं बराबर कार्य करती हैं, लेकिन सोच अभी भी बहुत जगह लोकलिटी में नहीं बदली है। ठीक है, तो ये हो गया।
इसके बाद में क्या हो गया कि 1961 में केंद्र द्वारा पारित दहेज निरोध अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्य विभिन्न राज्यों में इसके कई संशोधन किए गए। 1961 केंद्र द्वारा पारित दहेज निरोध अधिनियम 1961 में पारित हो गया था। दहेज नहीं लिया जाएगा, डाउरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी, कहीं कहीं डाउरी भी लिखा मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये बताइए कि कितनी लड़कियां यहाँ पर हैं नौकरी पाने के बावजूद उनको माता पिता को उनके दहेज देना पड़ा। मुझे लगता है 99% लड़कियां ऐसी हैं। और जो लड़कियां नौकरी नहीं पाई हैं उनके माता पिता बोलते हैं कि नौकरी भी नहीं पाई है तो पैसा तो और भी खर्च करना पड़ेगा। और अगर लड़की सुंदर नहीं है तो वो तो और चिंता का विषय बन जाता है, नौकरी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है और जो है दहेज भी बहुत चाहिए। तो दहेज के हर राज्य ने हर प्रदेश ने हर राज्य ने अपना अपना क्या बनाया, एक अधिक प्रभावी कानून बनाने की कोशिश की है, उसके उद्देश्यों को बदलने की कोशिश की है। ठीक है। सन 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ। सन 1976 में कुछ संशोधन किए गए। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था और 1976 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए? जिसके अनुसार शोषण की स्थिति में पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। ठीक है। 1955 में जो है बना हिंदू विवाह अधिनियम। 1976 में कुछ इसमें संशोधन किए गए जिसके अनुसार अगर पति उसकी शोषण करता है तो इस स्थिति में पत्नी पति को तलाक दे सकती है। अब पति को तलाक देने का आज भी समाज में बहुत बुरा असर होता है। लोग लड़कियों को ही सारा दोषी ठहरा देते हैं, लड़कों को दोषी नहीं बनाते हैं। देखिए, शोषण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको थप्पड़ मार दिया, उसको गाली दे दी, यही नहीं शोषण का मतलब। शोषण का मतलब बहुत कुछ है। शोषण का मतलब ये है कि अगर बिटिया पैदा हो गई, बेटा नहीं पैदा हुआ, तो वो भी उसको बार बार ताने देना, जो है उसकी आलोचना करना, वो भी शोषण में आ जाता है। उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो भी शोषण में आ जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप उसको परेशान कर रहे हैं। वो जो है आपके साथ संबंध बनाने के लिए इच्छुक नहीं है और आप उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाना चाहते हैं, तो वो भी शोषण में आ जाता है। लोग बोलते हैं मेरी पत्नी है तो मेरा अधिकार है, मैं उसके साथ सेक्स चाहे जब कर सकता हूँ। लेकिन अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते वो भी शोषण का वो है। अगर आप जो है बहुत लोगों के बीच में पत्नी को बेइज्जत कर देते हैं तो वो भी शोषण है। भाई, जरूरी तो नहीं है कि जो है आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, वो तो प्रेम का एक सादृश्य है। आप उसको प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे। अब लेकिन ये सारी चीज़ें पति या पुरुष मानते नहीं हैं, आज भी नहीं मानते हैं। बहुत जगह ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इस सबको लोग मानते नहीं हैं। अगर 2-4 बार लड़कियों को मार पड़ गई, लड़कियाँ छोड़कर अगर अपने मायके चली आई, तो आज भी गाँव वाले अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं अरे थोड़ा सा सह लेना था। अगर व्यक्ति एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, तो कितनी भी वो औरत सहते रहे, वो कभी पति सुधरने वाला नहीं है। तो इसके क्या हो गया कि एक कानून बनाया गया, भैया आप शोषण नहीं सहेंगी। आप अगर बाहर कमाने नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, आप घर में रहिए, आपका पति आपको कमा के खिलाएगा। ठीक है। तो ये भी शोषण के एक जो है उसमें आता है। तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहती तो आप बिल्कुल अपने पति को तलाक दे सकती हैं। इसके बाद में क्या आया कि कारखाना अधिनियम 1976 संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया कि अगर 30 स्त्री श्रमिकों वाला कारखाना है, किसी कारखाने में अगर 30 श्रमिक स्त्रियां कार्य करती हैं तो वहाँ शिशु गृहों का होना अनिवार्य है। मतलब कि शिशु के लिए कमरा होना अनिवार्य है कि उसमें बच्चे को रख सके और बच्चे की देखभाल हो सके। क्योंकि पहले क्या था कि ऐसा नहीं था, तो औरतों को पीठ पर बच्चों को बांध के काम करना पड़ता था, जिससे औरतों को बड़ी समस्या होती थी। कई बार बच्चों को मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि काम भी अलग अलग है। भाई, कोई जो है अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध के काम करेगा नहीं। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। स्थिति ऐसी तभी आएगी जब महिला बेचारी बहुत ही परेशान अवस्था में होगी, तभी ऐसी स्थिति आएगी कि वो पीठ में अपने बच्चों को बांध के काम करेगी। तो ये नियम संशोधित किया गया 1976 में कि 30 स्त्री वाले श्रमिक कारखाने में एक ऐसा गृह होना चाहिए जहाँ पर बच्चे की देखभाल हो सके, जहाँ बच्चा रह सके।
उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 सन 1976 में। इसमें भी संशोधन करके कहा गया कि सभी उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में मातृत्व हित लाभ देने का प्रावधान किया गया। मतलब कि 1961 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम आया था। इसमें संशोधन कब हुआ? 1976 में। क्या संशोधन हुआ? कि सभी उद्योग तथा प्रतिष्ठान में मातृत्व मतलब माँ के लाभ के लिए, हित लाभ के लिए कुछ देने का प्रावधान किया गया, कुछ धन देने का प्रावधान किया गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बच्चे के और माँ के विकास के लिए जो है हितकारी थी वो देने का प्रावधान किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम को संशोधित करके 1978 में। बाल विवाह अधिनियम कब आया था बताइए? मैं इतनी बार इसको पढ़ा चुकी। बाल विवाह अधिनियम आपका जो आया था उसको संशोधित करें। अब बाल विवाह अधिनियम कब आया था ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आज का आपके क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है ये, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? आज का ये क्या है? प्रश्न है। आज का प्रश्न है बाल विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो बाल विवाह अधिनियम को संशोधित किया गया था कब? 1978 में। 1978 से क्या किया गया था? 1978 से विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भाई 15 वर्ष में लड़कियां मैच्योर शारीरिक रूप से शायद हो जाती हैं क्योंकि पीरियड्स वगैरह आने लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो ससुराल को संभालने की स्थिति नहीं हो पाती है। इसके बाद में खुद को संभालने, भाई अगर वो 15 साल में विवाह हो जाएगा, ससुराल चली जाएगी तो पति पत्नी के रिलेशन भी होंगे, रिलेशन होने के साथ साथ बच्चे भी होंगे, बच्चे होने के साथ उनको पालन पोषण भी करना पड़ेगा। तो ये 15 साल में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। कितनी लड़कियां बीमार हो जाती थी, मर जाती थी, जच्चा बच्चा दोनों। तो इसको बदलाव किया गया 1976 में। बाल विवाह अधिनियम बदल दिया गया 1900 किसमें? आपके 78 में। बाल विवाह निरोधन अधिनियम कब बदला गया? 1978 में इसको चेंज किया गया और कर दिया गया 15 से 18 वर्ष। मतलब 15 को कट्टिम कुट्टा करो, गलत करो, और 18 सही करो, 18 वर्ष सही है, ठीक है। अभी इसके विषय में सोचा ये जा रहा है कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी और लड़कों की उम्र 24 वर्ष कर दी जाएगी। उचित है। क्यों? क्योंकि लड़कियां 18 वर्ष में इंटर पास होती हैं, 21 वर्ष में वो BA, BSc, BCom, MCom, MBBS जो भी करना चाहती, मतलब नीट जो भी करना चाहती वो कर सकती हैं, और करने के बाद में वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती, स्टेबल कर सकती हैं, वो समझ सकती हैं अपना अच्छा बुरा, ठीक है। तो वो सही है। लेकिन फिलहाल 1978 के इसको बदलाव में ये था, ठीक है। सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम को संशोधित किया गया। अब लड़कियों को याद कर दिया, अब लड़कियों को यह लिखा जाएगा, यह अधिकार दिया गया, यह अधिकार दिया गया यह अधिकार दिया गया कि वह बालपन में हुए विवाह को अगर चाहे तो रद्द कर सकती हैं 18 वर्ष से कम आयु की अगर उम्र में हुआ हो। कहने का मतलब अगर पहले के ज़माने में क्या था, 3 साल की बच्ची का विवाह होता था, फिर वो जाके 21 साल की उम्र में उसका जब होता तो गौना जाता था, ठीक है। मान लो 3 साल की उम्र में बच्ची का विवाह हो गया, लड़का 5 साल का था, उसके बाद में क्या हो गया, जब लड़का बड़ा हुआ तो वो जो है शराब वराब पीने वाला निकल गया, ड्रग्स वगैरह लेने वाला निकल गया। अब वो लड़की क्या करेगी? वो झेल नहीं सकती उसको। वो कह सकती है भैया देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, तुम्हारा आदत अच्छा है नहीं, तुम मुझे नहीं खिला पिला सकते, मेरे बच्चे को नहीं पाल सकते। इनफैक्ट मैं खिला पिला लूँ, अपने बच्चे को पालो, लेकिन तुम परवरिश अच्छी नहीं दे सकते, वो तुमसे सीखेगा क्या? तो वो क्या कर सकती है? वो बिल्कुल विवाह को अपने क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। मुझे विवाह को नहीं रखना है। देखिए मैंने आज तक जो देखा है, बाल विवाह करना अनुचित क्यों है? बाल विवाह करना अनुचित इसलिए है कि बचपन में विवाह हो जाता है तो जब लड़का बड़ा होता है, लड़की बड़ी होती है, मान लो उसका दिल किसी और पे लग गया तो क्या करेंगे? इससे अच्छा समझदारी से विवाह किया जाए। मान लो वो लड़का जो है नालायक निकल गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए बाल विवाह अधिनियम जो रोका गया ना, बहुत अच्छा किया गया कि बाल विवाह नहीं होगा भैया। बच्चा बिटिया बिटवा सब जो है समझदार हो जाए, सब आगे बढ़ जाए तो ही ये सब करना चाहिए, यही सही है।
बाल विवाह अधिनियम इसी के अंतर्गत आता है और बहुत उचित, ये बहुत उचित निर्णय है। इतना अच्छा निर्णय तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया, यानी कि हिंदू नाबालिग और संरक्षित अधिनियम। ठीक है, मतलब उत्तराधिकारी किसी को बना सकते, उत्तराधिकारी मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपने पूरे घर की मालकिन हूँ और अब मेरे मरने के बाद इसका मालिक कौन होगा, तो मान लो मैं अपने जो है बेटे को बना देती हूँ तो वो उत्तराधिकारी है, मैं अपनी बिटिया को बना देती हूँ वो उत्तराधिकारी है। ठीक है, मैं अपने भाई को बना देती हूँ तो वो मेरा उत्तराधिकारी है। तो वही हो गया कि हिंदू नाबालिग और संरक्षित अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक, सन 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं, हिंदू नाबालिग, संरक्षित अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यवहार के साथ में जो जो है उल्टा सीधा कार्य होता है, व्यापार जो होता है उनका स्त्रियों का, उसके निरोध अधिनियम पारित किए गए। अधिनियम के बन जाने अधिनियम बन जाने के बाद अंतर जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। ये सारी जब अधिनियम बन गए उसके बाद क्या हुआ कि अंतर जातीय विवाह को कानूनी जो है स्टाम्प लग गया कि कानूनी विवाह है। विधवा पुनर्विवाह कानूनी हो गया, प्रेम विवाह कानूनी हो गया। अगर 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है तो क्या हो गया, जो है ये कानूनी हो गया। इसके बाद में इन सबको मान्यता प्राप्त हो गई। इनफैक्ट जो है अभी 4-5 साल पहले आपके जो है जो लड़की लड़का और लड़का लड़का और लड़की लड़की विवाह जो करते थे, जो है वो भी विवाह क्या हो गया, मान्य हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस्बियन बोलते हैं। मतलब कि एक ही लिंग के दो लोग आपस में विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे तो अलग सी बात है, इस पे चर्चा करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब इसमें यह भी हो गया कि भाई एक पति एक ही पत्नी रख सकता है, एक पत्नी एक ही पति रख सकती है। अगर किसी को रखना हो दूसरी तो पहली को तलाक दे तो दूसरे से विवाह कर लो। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर एक से खुश नहीं हो तो दूसरे से खुश होने के कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि व्यवहार की बात होती है। भाई आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते तो तीसरे को खुश कैसे करोगे। तो ये सारी आपको महिलाओं के जो है वुमेन वेलफेयर के अंतर्गत आता है। अब वुमेन वेलफेयर के अंतर्गत और भी बहुत चीज़ें आती हैं, राजनीतिक चीज़ें आती हैं। उस राजनीतिक चीज़ों को हम लोग जो है दोबारा कल वाले एपिसोड में जिक्र हम लोग उसका करेंगे। किसका, वुमेन का जो राजनीतिक होता है, सब कुछ राजनीतिक आता है, वो हम लोग करेंगे। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। जहाँ भी कहीं भी समस्या होती है तो आपको बिल्कुल इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आप मेरे जो है उससे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। आप हर जगह से जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहें तो। और टेलीग्राम पर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, कोई आपकी क्वेरीज होती है क्वेश्चन की तो वो भी आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपना और अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।